Hello everyone. Hello everyone. So my name is Shivraj Singh Khurana, your microbiology as well as anatomy mentor, and welcome to the next video that is pertussis. So pertussis is known as whooping cough. Whooping cough क्योंकि whoop की आवाज आती है जब हम कफ करते हैं, ठीक है? So it's a very severe cough. It's not causing any. It causes pneumonia as a secondary complication, but it's not a pneumonia causing disease. It's a whooping cough. It's a specific type of cough. बहुत खतरनाक सी गंदी कफ है, जोर जोर से बंदा खांसता है, and caused by the Bordetella pertussis. Causative agent, violence factors, clinical features, lab diagnosis, treatment. The world is always trying to make us feel like we have to have more, do more, be more. But maybe we have enough, do enough, and maybe we are enough. Self-explanatory. So one of the beautiful thoughts कि ये कर लो इसके बाद लाइफ सेट है, वो कर लो इसके बाद लाइफ सेट है, ये कम है, ये ज्यादा है. क्यों? खुद क्यों नहीं डिसाइड करते आप कि क्या आपके लिए कम है, क्या आपके लिए ज्यादा है, और किसने ये कम ज्यादा बनाया है? हमने ही बनाया. अगर नहीं सही लगता, यू कैन चेंज. यू आर अ ह्यूमन, यू आर नॉट अ मशीन की बस जो चलता आ रहा है बस मैंने वही करना है. सो pertussis whooping cough caused by the Bordetella pertussis, which is a gram-negative Coccobacilli. Okay, वायलेंस फैक्टर्स एंड पैथोजेनेसिस. तो इसके वायलेंस फैक्टर का मेन जो वायलेंस फैक्टर है दैट इज pertussis टॉक्सिन. डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन नाउ. बट उससे पहले और कौन कौन से वायलेंस फैक्टर है? दैट इज एडहेसिन्स. एडहेसिन क्या है कि आपके अंदर क्या, आपके फेरिंग्स और ट्रेकिया में जाके किसी ना किसी रिसेप्टर के साथ चिपकेगा. उसके लिए एडहेसिन्स आर रिक्वायर्ड. दैट्स व्हाई इट इज फॉर बैक्टीरियल अटैचमेंट टू द होस्ट सेल. Tracheal cytotoxins. A part of cell walls causes damage to cilia of the respiratory epithelial cells. इनके सेल वॉल का Bordetella pertussis, ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिलाई के सेल वॉल में देयर इज tracheal cytotoxin which will damage our cilia. cilia डैमेज होगा जिसकी वजह से वो बाहर फेंक नहीं पाएगा cilia pertussis के बैक्टीरिया को, जिसकी वजह से वो अंदर ही रह जाएगा क्योंकि मूवमेंट नहीं हो पाएगी. नाउ विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर pertussis. मैंने डिप्थीरिया वाली वीडियो में आपको बताया कि pertussis की जो डीपीटी वैक्सीन होती है उसमें डिप्थीरिया और टेटनस का टॉक्सॉइड वी आर यूजिंग, बट pertussis की वैक्सीन वी आर यूजिंग. बट pertussis इज ऑल्सो टॉक्सिन मेडिएटेड डिसीज. समझ रहे हो कि pertussis भी टॉक्सिन की वजह से ही हो रहा है, बट उसकी वैक्सीन वी आर यूजिंग. बट क्योंकि ये टॉक्सिन मेडिएटेड जरूर है, बट ये सारा टॉक्सिन नहीं करता मेडिएट, मतलब सारी पैथोजेनेसिस टॉक्सिन मेडिएटेड नहीं है. बट डिप्थीरिया और टेट्रस का तो सब कुछ ही टॉक्सिन कर रहा है. बट pertussis का भी टॉक्सिन करता है, बट नॉट सो मच. सो द pertussis toxin mechanism of action is similar to the cholera toxin. Cholera we will study in the GIT infections. So pertussis is a toxin mediated disease. Bacteria attach to the ciliated epithelial cells of the nasopharynx, multiply and produce toxin. Nasopharynx के सेल में इसने जाना है, अटैच होना है थ्रू द एडहेसेंस, वहां मल्टीप्लाई करना है थ्रू द बाइनरी फिजन और एनी अदर मेथड, एंड देन टॉक्सिन रिलीज करी जानी है और हमें तंग करी जाना है. सो इसकी भी दो ऐसे फ्रैगमेंट्स होते हैं. टॉक्सिन, जो मेरा टॉक्सिन है, टॉक्सिन हैज two fragments. A is active fragment and B is binding fragment. तो बाइंडिंग फ्रेगमेंट का काम क्या है? डिप्थीरिया में भी आपको बताया था. इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज नॉट सिमिलर टू डिप्थीरिया, बट डिप्थीरिया की भी ए एंड बी होता था, एक्टिव एंड बाइंडिंग फ्रेगमेंट होता है. इसका भी ए एंड बी है. बाइंड हो गया बी बाइंड जब होता है, ए ने अंदर जाना है. किसने जाना है? ए ने अंदर जाना है. ए ने क्या करना है? एक्टिव फ्रेगमेंट ने क्या करना है? एनएडी एंड एडीपी राइबोस को सेपरेट कर देना है, जो कि डिप्थीरिया भी कर रहा था, डिप्थीरिया का टॉक्सिन भी कर रहा था. बट जो इसका एडीपी राइबोस है उसने जाके दिस जी प्रोटीन के साथ चिपक जाना है. किसके साथ चिपक जाना है? जी प्रोटीन के साथ. वेयरएज डिप्थीरिया का जो डिप्थीरिया टॉक्सिन क्या कर रहा था, उसका जो एडीपी राइबोस था दैट वाज अटैचिंग टू द एलोंगेशन फैक्टर 2. बट इसका देयर इज एडीपी राइबोसाइलेशन ऑफ द जी प्रोटीन. ये लाइन आपने जरूर पेपर में लिख के आनी है, दैट इज एडीपी राइबोसाइलेशन ऑफ जी प्रोटीन. डिप्थीरिया में क्या लाइन लिखनी है? एटीपी राइबोसाइलेशन ऑफ एलोंगेशन फैक्टर 2. सूडोमोनास में क्या लिखनी है?
this ATP ribosylation of the elongation factor 2. डिप्थीरिया और पर्ट्यूसिस का सेम है टॉक्सिन का मैकेनिज्म, एंड पर्ट्यूसिस एंड कॉलेरा का सेम। जब जी प्रोटीन अब अवेलेबल नहीं होगा तो एडिनाइल साइक्लेस विल बी एक्टिवेटेड, इट विल कन्वर्ट द एटीपी इनटू द सीएमपी, एटीपी सीएमपी में हो जाएगा, एंड सीएमपी क्या करता है, सीएमपी लीड्स टू द वैरायटी ऑफ क्लिनिकल फीचर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द वूपिंग कफ। ये सीएमपी ए लेवल्स बढ़ते हैं इसलिए हमें खांसी आती है, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस सर्टेन टाइप्स ऑफ साइटोकाइंस व्हिच कॉजेस कफ। नेक्स्ट इज क्लिनिकल फीचर्स। तो इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। 3 स्टेजेस के पहले आपको बता दूं कि इसको हम बोलते हैं 100 डे फीवर और कफ। क्यों बोलते हैं कि 100 दिन? क्योंकि पेशेंट को 100 दिन, तकरीबन 100 दिन तक वो खांसी आती है। क्या ये सच है? 100 दिन तक खांसी कैसे आ सकती है? 100 मेन सबसे गंदी वाली जो स्टेज होती है दैट इज पैरोक्सिमल स्टेज, दैट लास्ट फॉर 1 to 6 वीक्स। बट जो ये लास्ट स्टेज है ना, कॉन्वलेसेंट फेज, ये 1 से 3 महीने तक चलता है। ये 1 से कितनी देर तक चलता है? 1 से 3 महीने तक स्टेज चलती है। इसलिए 3 महीने क्या होता है? 90 डेज, और 90 डेज से पहले पैरोक्सिमल स्टेज भी है और कैटारल स्टेज भी, तो तकरीबन 100 दिन तक ये आपके अंदर रहता है बैक्टीरिया। ये क्या रहता है? 100 दिन आपके अंदर रहता है, और पैरोक्सिमल फेज में सबसे ज्यादा खांसी होती है और कन्वलेसेंट में तो थोड़ी सी होती है, बट अंदर जरूर रहता है। इसलिए इसको 100 डे फीवर बोलते हैं या 100 डे कफ बोलते हैं। सो इट इज डिवाइडेड इनटू 3 phases। द क्लिनिकल फीचर्स डिवाइडेड इनटू, फर्स्ट इज कैटाहरल फेज। इसकी आपने डेट से याद करने की, कितनी देर तक चलता है। कैटाहरल फेज स्टार्ट्स लास्ट फॉर 1 to 2 वीक्स। नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स, ठीक है, लाइक कॉमन कोल्ड सिम्टम्स, लाइक नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स लाइक कोराइजा, रनिंग नोज, लैक्रिमेशन, आंखों से पानी आना, माइल्ड कफ, फीवर। हाईली इंफेक्शियस स्टेज, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे इंफेक्शियस स्टेज कौन सी है? अगर मेरे को पर्ट्यूसिस है, अगर आप मेरे कांटेक्ट में कैटाहरल स्टेज में आ रहे हो तो मेरे से आपको बड़ी जल्दी हो जाएगा। बट जो नेक्स्ट स्टेज है दैट इज पैरोक्सिमल स्टेज, दैट लास्ट फॉर 1 to 6 वीक्स। पैरोक्साइम क्या होता है? पैरोक्साइम होता है गंदी वाली खांसी का एक एपिसोड। गंदी वाली खांसी का एपिसोड इज पैरोक्साइम। सो ईच पैरोक्साइम कंसिस्ट ऑफ 5 to 10 वॉयलेंट स्पास्मोडिक कफ्स। एक एपिसोड में 5 से 10 बारी गंदी वाली स्पास्मिक कफ आती है। गंदी वाली, बहुत जोर जोर से खांसी, गैग, गूग सब कुछ आ जाता है। विच एंड्स विद ऑडिबल साउंड और वूप। एंड में वूप की आवाज आती है। ये अंग्रेजों के बनाए हुए चोचले हैं और कुछ नहीं है। वूप की आवाज आती है। वूप अकर्स ड्यू टू द इंस्पिरेशन अगेंस्ट द क्लोज्ड ग्लॉटिस एट द एंड ऑफ द पैरोक्साइम। ये वूप आवाज कैसे आई है? अब ऐसी एग्जैक्ट वूप ही आती है, मतलब एंड में जब खांसी खत्म होती है तो हल्की सी आवाज आती है, इसलिए इसका नाम वूपिंग कफ पड़ गया। तो वूप की आवाज क्यों आती है? बिकॉज ड्यू टू द इंस्पिरेशन अगेंस्ट द क्लोज्ड ग्लॉटिस। ग्लॉटिस हो गया बंद, बंदे ने गंदे जोर से सांस लिया, अब वो जो एयर है वो जाके क्लोज ग्लॉटिस से टकराई और वूप प्रोड्यूस हुआ। बस ग्लॉटिस बंद होता है और बंदा जोर से इंस्पायर करता है क्योंकि वो रेस्पायर करना चाहता है, क्योंकि कफ में उसकी जान लगी है मेन। अब जो पैरोक्साइम है, ये गंदी वाली खांसी है, कैसे प्रेसिपिटेट हो सकती है? शुरू कैसे हो सकती है? एक बच्चा आया, कैसे शुरू हो सकती है? बाय नॉइज। कोई तेज आवाज आई, उसको खांसी शुरू हो जाएगी। ऐसे सच में होता है। इट कैन बी प्रेसिपिटेटेड टू द नॉइज। ईटिंग से तो चलो कफ वैसी हो जाती है। एंड फिजिकल कॉन्टैक्ट मतलब बेसिकली व्हेन ही इज डूइंग एनी फिजिकल वर्क एंड ऑल, फिजिकल एक्टिविटी लिख देता हूं मैं, ठीक है। दिस स्टेज इज लेस इन्फेक्शियस। द पैरोक्सिमल स्टेज इज लेस इन्फेक्शियस एंड द कल्चर कैन मे बिकम नेगेटिव। यानी कि नेगेटिव हो जाएंगे। मे शब्द जरूरी है, नॉट ऑलवेज नेगेटिव। Or it is less infectious as compared to the catahural stage. Convalescent phase. तो convalescent phase last for 1 to 3 months when the patient अब ठीक होता है, but bordetella pertussis अंदर रहता है. So frequency and severity of the coughing decreases. कफ अब कम होती है. कॉम्प्लिकेशन क्या है भाई? गंदी वाली खांसी आ रही बंदे को, जोर जोर से खांसी ले रहा है, तो उससे क्या होंगे? प्रेशर इफेक्ट्स आएंगे। जोर जोर से खांसी ले रहा है, उसकी वजह से देयर कैन बी ब्लीडिंग फ्रॉम द आईज लीडिंग टू द सबकंजक्टिवल हेमरेज,
लीडिंग टू द हर्निया, देयर कैन बी एपिगैस्ट्रिक हर्निया, फेमोरल हर्निया, इंग्वाइनल हर्निया, कोई भी हर्निया हो सकता है, डायफ्रामेटिक हर्निया भी हो सकता है, न्यूमोथोरेक्स हो सकता है, रिब फ्रैक्चर हो सकता है, जोर जोर से खांसी करने की वजह से, प्रेशर इफेक्ट्स हैं सारे, एंड पेटिके ओवर द बॉडी। पेटिके हो सकते, पेटिके क्यों होंगे? क्योंकि ब्लड वेसल्स अब रप्चर हो रही हैं जोर जोर से खांसी करने की वजह से। निमोनिया ड्यू टू द सेकेंडरी बैक्टीरियल इंफेक्शन, निमोनिया इट्स अ कॉम्प्लिकेशन है। निमोनिया, निमोनिया उसका क्लिनिकल फीचर नहीं है, कॉम्प्लिकेशन। इसलिए निमोनिया में मैंने एक बारी भी, जब भी आपको निमोनिया निमोनिया किया है, कभी भी एक बारी भी परट्यूसिस नहीं मैंने बोला। तो लैब डायग्नोसिस, सैंपल कौन सा लोगे? नेजोफेरिंजियल सिक्रीशंस आर द बेस्ट स्पेसिमेन, वेरी इंपॉर्टेंट। सिक्रीशंस आपने लेनी है, नॉट स्वैब, नॉट नथिंग, ऑब्टेन्ड थ्रू द नेजोफेरिंजियल एस्पिरेशन एंड स्वैब। सिक्रीशन आपने स्वैब से लेनी है, ये नहीं कि आप फेरिंग्स के अंदर स्वैब ले लो, फेरिंग्स में कुछ नहीं आना क्योंकि रहता ही है नेजोफेरिंग्स में। कॉटन स्वैब्स आर नॉट सेटिस्फैक्टरी, एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट, ये बड़ा ही वो पॉइंट है, आ, मतलब इसको बच्चे छोड़ देते हैं, और इसका ना एमसीक्यू बड़ी बड़ी आता है, ट्रू एंड फॉल्स वाला, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, कि कॉटन स्वैब कॉटन स्वैब से कभी आपने सैंपल नहीं लेना परट्यूसिस का, बिकॉज कॉटन कंटेन्स फैटी एसिड्स दैट मे इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बेसिलाई। अगर वो फैटी एसिड्स ने उसको मार देना जिसकी वजह से बेसिलाई आएगा ही नहीं टेस्ट में, जिससे लगेगा कि इसको तो परट्यूसिस ही नहीं है, बट उसको था। कल्चर, कल्चर इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड, मोस्टली कल्चर ही होता है गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड, और तो कोई इतने खास कोई होता नहीं है। Bordetella pertussis is a fastidious isolated from the basically गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड मेरा कल्चर है। कौन सा कल्चर है विच इज द गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड? इसका नाम यू शुड नो बाय योर हार्ट बिकॉज इट इज अ फास्टिडियस। तो कौन सा कल्चर यू विल डू? इस फास्टिडियस नखरे वाला ऑर्गेनिज्म है, न्यूट्रिएंट ब्लड शेड में नहीं ग्रो होगा, चॉकलेट में, इसलिए आपको एक स्पेशल मीडियम यू शुड नो, दैट इज रिगान एंड लो मीडियम। जब भी मैं कल्चर मीडिया बोलता हूँ ना आपको याद करने के लिए, मुझे खुद ही शर्म आती, मैं क्या बोलूं यार, भाई नट्टा है पूरा, कुछ नहीं कर सकते। और दूसरा नाम सुनो, अभी अभी खत्म नहीं हुआ, सबसे खतरनाक नाम तो भी आना है, दैट इज बॉर्डेड गेंगू ग्लिसरीन पोटैटो ब्लड एगार। तो दिस यू हैव टू रिमेंबर, आप चाहे सिर्फ इतना याद कर लेना, गेंगू ग्लिसरीन ब्लड एगार याद कर लेना, बॉर्डेड चाहे रहने देना, इतना मैं आपको छूट दे देता हूँ, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस खतरनाक नाम। कई बार तो होता है भाई, शुक्र है मैंने सेकंड ईयर पास कर लिया, ऐसे गंदे गंदे कल्चर मीडिया नहीं याद करने पड़ते अब, ठीक है। बट माइक्रो बड़ी इंटरेस्टिंग है, बट ये कल्चर मीडिया को छोड़ के बड़ी इंटरेस्टिंग है सीरियसली। पैथोजेनेसिस, अदर लैब डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, आई लव दैट, बट ऐसे कल्चर मीडिया आई हेट दैट जो प्योर रट्टा है। चलो, सो मर्करी, जब आप कल्चर मीडिया देखोगे रिगान एंड लो या फिर बॉर्डेड गेंगू ग्लिसरीन पोटैटो ब्लड एगार, तो आपको कैसी कॉलोनीज दिखेंगी? यू विल सी मर्करी ड्रॉप और बाइसेक्टेड पर्ल अपीयरेंस। तो ये कॉलोनी है, आप कॉलोनी आई आपके पास, ठीक है, आपने देखा तो कैसी चमकती हुई दिख रही है, जैसे एक पर्ल हो, मोती, पर्ल मतलब मोती, बाइसेक्टेड मतलब बीच में से टूटा हो, पर्ल हो जो बीच में से टूटा हो, बाइसेक्टेड हो, दो हिस्सों में हो, बाइसेक्टेड पर्ल अपीयरेंस, एंड मर्करी ड्रॉप। मर्करी जैसे ना, मर्करी सिल्वर कलर की होती है एमलगम, तो वैसा मर्करी की ड्रॉप जैसा, या बाइसेक्टेड पर्ल, 100 स्टार इंपॉर्टेंट, यू कांट इवन ट्राई टू मिस दिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट अपीयरेंस। ग्रेइश व्हाइट कन्वेक्स शाइनी कॉलोनीज। कल्चर आइडेंटिफिकेशन यू कैन डू बाय माल्डीटॉफ और वाइटेक। कल्चर स्मीयर, अब क्या है, आपने कल्चर लिया, ये बाइसेक्टेड पर्ल अपीयरेंस से आपने नाइक्रोम रूप से उठाई कॉलोनी और जाके माइक्रोस्कोप पे लगा दी, स्लाइड बनाई, माइक्रोस्कोप पे लगा दी, तो आपको क्या दिखेंगे? ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिलाई तो दिखेंगे, दिखेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। ग्राम नेगेटिव नहीं लिखा मैंने, ग्राम नेगेटिव है ना, ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिलाई तो दिखेंगे। और कैसे दिखेंगे? ऐसे गुच्छे में नहीं दिख रहे, गुच्छे में नहीं दिख रहे, और ये कैसे लग रहे? थंबप्रिंट जैसे नहीं लग रहे कि मेरा थंबप्रिंट है। सो किसी बंदे को लगा जो रिसर्च कर रहा कि ये तो थंबप्रिंट अपीयरेंस देता हूं मैं, क्योंकि ये जो मेरे बैक्टीरिया है छोटे 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 से, कोकस नहीं है ना बेसिलाई है, छोटे छोटे से बेसिलाई हैं, और ये मुझे थंबप्रिंट जैसे लग रहे हैं, और क्लंप सा इन्होंने बनाया हुआ है, गुच्छा सा इन्होंने बनाया हुआ है। सो थंब प्रिंट अपीयरेंस ऑन द कल्चर स्मीयर।
whereas on culture it was mercury drop and bisected pearl appearance. और यहां पर क्या है, thumbprint appearance. Antibodies you can detect by enzyme immunoassay and molecular methods are PCR. Treatment क्या है, pertussis is a toxin mediated disease. Antibiotics are less useful, but antibiotics play a vital role to eliminate the bacteria from nasopharynx. मैं बार बार बोल रहा हूं, चाहे pertussis एक toxin mediated disease है, but वो उसकी we are using not toxoid, we are using vaccine. दिस आई ऑल्सो टोल्ड इन डिप्थीरिया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. और ट्रीटमेंट में भी आपने एंटीबायोटिक्स ही देनी है. मैक्रोलिड्स आर ड्रग ऑफ चॉइस, दैट इज एरिथ्रो एंड यू कैन गिव. वैक्सीनेशन ये मैंने आपको वैसे डिप्थीरिया में भी करवा दिया था, जिसने नहीं सुना तो वो दोबारा सुन लो. बट अगर आपने डिप्थीरिया से पढ़ के आ गए तो यू कैन स्किप दिस पार्ट. So whole cell pertussis vaccine, it is under the NIS DPT vaccine. Whole cell pertussis vaccine बनती कैसे है? By heating followed by the chemical inactivation of the purification of the whole pertussis bacilli. पूरी pertussis bacilli को आपने पहले हीट किया, फिर उसको केमिकली इनएक्टिवेट किया. ओके. D stands for diphtheria toxoid. P for pertussis vaccine which act as a adjuvant. Adjuvant का मतलब क्या होता है? इम्यूनोजेनिसिटी बढ़ाना, जल्दी इम्यूनिटी आएगी, तीनों की जल्दी आ जाएगी. एंड टेटनस टॉक्सॉइड. साइड इफेक्ट्स क्या हैं डीपीटी के? इनकंसोलेबल क्राई, जब बच्चा है आपके पास 3 घंटे से वो ज्यादा रो रहा है. न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स ऑफ द होल सेल परट्यूसिस, ये सिर्फ होल सेल का है. कॉन्ट्राइंडिकेशन कब देनी ही नहीं, कब है? डीपीटी वैक्सीन जो होल सेल वाली देनी ही नहीं है. कब नहीं देनी? जब बच्चे को एपिलेप्सी हो, न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन हो, डेवलपमेंटल डिले हो या सेरिब्रल पाल्सी हो. So DPT vaccine is included under the NIS, and pentavalent also contain DPT which is included under the NIS. Okay, पता नहीं कितनी बारी मैं बोल चुका हूं ये पॉइंट सीरियसली. Acellular pertussis vaccine. Acellular pertussis, अब होल सेल के पूरा pertussis का बैक्टीरिया आप ठोक देते हो अंदर, तो उसके कितने सारे साइड इफेक्ट हैं, वो भी ब्रेन वाले. तो वी कांट रिस्क दैट, इसलिए अब हमारे पास वैक्सीन आती है DTaP. DTaP, diphtheria pertussis, acellular component of pertussis, DTaP. So acellular pertussis vaccine composed of pertussis vaccine plus 2 or more bacterial components. अब आपने pertussis toxin डाल दिया इसमें, acellular component में आपने पूरा बैसिला नहीं डाला, आपने pertussis का टॉक्सिन डाला, साथ में 2 या 2 से ज्यादा बैक्टीरियल कंपोनेंट डाल दिए, लाइक फिम्ब्रे, परटेक्टिन. ठीक है, परटेक्टिन इज अ वायलेंस फैक्टर. तो आपने पूरा बैसिला ही नहीं डाला, आपने क्या डाला? टॉक्सिन डाला. दूसरा, आपने 2 या 2 से ज्यादा कोई बैक्टीरियल सेल कंपोनेंट डाल रहे. यू कैन फिम्ब्रे डाल सकते हो, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर डाल सकते हो, एलपीएस डाल सकते हो, है ना, और कुछ डाल सकते हो. तो फिम्ब्रे इज अ मोस्ट कॉमनली यूज्ड. अवेलेबल एज DTaP या DAPT has some efficacy, has same efficacy and has less side effect. सेम डीपीटी जैसे एफिकेसी है, सेम वैसे ही काम करेगी, और साइड इफेक्ट भी ये वाले साइड इफेक्ट नहीं होंगे दिमाग वाले. फायदा है. बट अभी NIS के अंडर डीपीटी ही चल रही है, DTaP अभी लॉन्च नहीं हुई है, फ्यूचर में होगी. बट प्राइवेट हॉस्पिटल्स में DTaP ही लगती है बच्चों को. शॉर्ट, अब आप गवर्नमेंट सेटिंग में बैठे हो, पीडियाट्रिशियन, पीडियाट्रिक ओपीडी वैक्सीनेशन सेंटर में बैठे हो, आप किसी बच्चे को आपने पूछना है पहले, अगर डीपीटी लगानी है तो आपको पता होना चाहिए, उसकी मदर से पूछना है इसकी कोई एपिलेप्सी की मेडिसिन तो नहीं है, इसकी कोई सेरिब्रल पाल्सी की मेडिसिन तो नहीं है. आपने उसको डीपीटी लगा दी तो उस बच्चे को तो वही नुकसान हो जाएगा, बच्चे को बेचारे को, है ना. चाहे उसके सिम्टम्स इमीडिएट नहीं आएंगे, बट बाद में अल्टीमेटली इट विल कॉज यू आर रिस्किंग समवन्स लाइफ. सिर्फ ये आपने चीज नहीं पढ़ी इसलिए, ना आपको किसी सीनियर टीचर ने बताई, तो इसलिए पढ़ना जरूरी है, इसलिए बोलता हूं. चलो, सो शॉर्ट नोट ऑन परट्यूसिस बहुत बारी आता है. अच्छा, एक चीज और बता दूं, परट्यूसिस अब ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है ड्यू टू वैक्सीनेशन ओनली. डिथीरिया, टेटनस, परट्यूसिस बहुत आपको रियल लाइफ में बहुत कम केस मिलेंगे, कभी कभार आपको कभी कोई केस मिलेगा इनका. पहले बहुत होते थे, आज से 20-25 साल पहले जब NIS नहीं था, इट वॉज स्प्रेडिंग थ्रू द रेस्पिरेटरी रूट, तब इसके बहुत केस थे. बट अब देयर इज वेरी लेस केस बिकॉज ऑल द बच्चास, ऑल द कम्युनिटीज वैक्सीनेटेड, हर्ड इम्यूनिटी बन रही है, इसलिए इसके केस बहुत कम दिखेंगे आपको, इतना नहीं प्रेवलेंट है ये. शॉर्ट नोट ऑन परट्यूसिस, उसको ही होने के चांसेस ज्यादा है जो बच्चा अनइम्यूनाइज्ड है.
लैब डायग्नोसिस ऑफ पर्ट्यूसिस, थंबप्रिंट अपीयरेंस जरूर लिखना है, मर्करी ड्रॉप, बाइसेक्टेड पर्ल अपीयरेंस ये लिखने ही लिखने हैं, और ये भी लिखना है कि कॉटन स्वैब से आपने नहीं लेना सैंपल बिकॉज फैटी एसिड्स विल किल द बैक्टीरिया। ये 3-4 लाइनें लिखनी ही लिखनी लैब डायग्नोसिस में। वैक्सीनेशन ऑफ पर्ट्यूसिस, हाईली इन्फेक्टिव स्टेज, सबसे इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी थी? नॉट पैराक्सिमल, नॉट कन्वलसेंट, कैटाहरल। एक हम ऑल अबव देखते हैं ना, तो हमारे अंदर चुल होती भी ऑल अबव ही होगा, तो ऑल अबव हमारी आंसर नहीं होता है। मर्करी ड्रॉप, खतरनाक क्या था नाम उसका? दैट इज रिगान एंड लोगार। वैसे उसका तो भाई बहुत गंदा था, दैट ग्लाइसिन पोटैटो ब्लड एगार, ठीक है, गॉडेट ग्लाइसिन पोटैटो ग्लाइसिन पोटैटो ब्लड एगार, ठीक है, जो भी है। फॉल्स अबाउट क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द वूपिंग कफ, इनकी फॉल्स पूछा उन्होंने। इंक्यूबेशन पीरियड 7 to 8 10 डेज का ही होता है, कैटाहरल 1 to 2 वीक्स का होता है, पैरोक्सिमल 1 to 6 वीक्स का होता है, कन्वलेसेंट होता है 1 to 3 मंथ्स, नॉट वीक्स, इसलिए इसको 100 डे कफ बोलते हैं, क्योंकि 100 दिन तक ये तंग करता रहता है। जब एंटीबायोटिक्स नहीं होते तो तब की ये चलता आ रहा है, इसलिए इसको 100 डे अब बोलते हैं। बट अब आपने एंटीबायोटिक्स ले ली, पैरासिटामोल ले ली, तो 2 दिन में पर्ट्यूसिस भी चला जाएगा। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस वीडियो। कोई भी डाउट हो यू कैन कमेंट और डीएम ऑन इंस्टाग्राम, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। प्लीज शेयर इफ यू लाइक माय कंटेंट। थैंक यू, बाय बाय।